नमस्ते, पिक्चर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही आम सवाल पर नजर डालेंगे जो हमारे कई ज्योतिष मित्रों द्वारा पूछा गया है। और यह एक बहुत ही सामान्य घटना है कि आपके पास एक ऐसी स्थिति है जहां आपका मान लीजिए लग्न एक बहुत ही उन्नत डिग्री पर है। मैं सिर्फ 29 डिग्री कह रहा हूं, पर यह किसी भी उन्नत या ज्यादा या कम डिग्री पर हो सकता है, जबकि एक ग्रह उस डिग्री की स्थिति से काफी ज्यादा दूर स्थित है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए लग्न 29 डिग्री पर है मेष राशि में, लेकिन जो ग्रह है वह मेष राशि के एक डिग्री में है। और यह स्थिति ठीक इसके विपरीत भी हो सकती है, जहां लग्न एक डिग्री पर हो सकता है लेकिन ग्रह किसी भी राशि में 29 डिग्री पर है। और ऐसे मामलों में आप यह पाएंगे कि लग्न तो मेष राशि में है, लेकिन भाव चार्ट में, या जिसे हम हाउस चार्ट कहते हैं, वह ग्रह या तो 12वें घर में चला गया होगा या फिर दूसरे भाव में। और ऐसा केवल भावचलित कुंडली में ही होता है या उस चार्ट में जहां हम भावों को देखते हैं। और आम सवाल है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, ग्रह अपने परिणाम कैसे देगा, उसकी दशा या समय अवधि या महादशा अपने परिणाम कैसे देगी। और इस स्थिति में मूल रूप से दो सीमाएं काम कर रही होती हैं। इसमें एक सीमा होती है राशि की और दूसरी एक सीमा होती है भाव या घर की। और इनमें से कई सवालों के जवाब निर्धारित करने की कुंजी है यह जानना कि इन दोनों सीमाओं में से कौन सी ज्यादा मजबूत है। और इस वीडियो में हम कुछ सबसे मौलिक नियमों को जानने की कोशिश करेंगे जिन्हें आप लागू कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि कौन सी बाउंड्रीज ज्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं और कि सामान्य चार्ट में और उसकी दशा और महादशा के दौरान ग्रह का परिणाम कैसा रहेगा। तो चलिए एक सामान्य चार्ट देखते हैं। मैं एक उत्तर भारतीय शैली का चार्ट ले रहा हूं, जैसा मैं करता हूं। अब इस चार्ट में आप यह सीमा देखते हैं जो ठीक यहां पर है। तो यह पहला भाव है। अब यह पहला घर या पहला भाव घर को दिखा रहा है और साथ ही राशि को भी। तो आमतौर पर चीजों को समझने में आसान बनाने के लिए, और सिर्फ समझने में आसान ही नहीं, यह ज्यादातर स्थितियों में व्यावहारिक रूप से काम भी करता है। वो यह कि हम कहते हैं कि यह पहले घर की सीमा है, यह पहली राशि की भी सीमा है। तो आपके पास पहला घर है जहां मान लीजिए मेष राशि स्थित है। पर अब हम बात करने जा रहे हैं वे विशेष मामले जहां इन दो डिग्रियों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर हो सकता है। अब सबसे पहले एक बहुत ही त्वरित नजर डालते हैं कि एक भाव से हमारा ठीक ठीक क्या मतलब होता है, या भावों के अंदर राशियों की सीमाएं क्या होती हैं। तो मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और आपके जन्म के समय आप मान लीजिए कि ठीक यहां पर हैं और सूर्य इस विशेष बिंदु पर उदय हो रहा है। अब अगर आप अपने जन्म के स्थान से पूर्व दिशा की ओर देखते हैं तो मान लीजिए कि यह पूर्व दिशा है और यही पूर्व की तरफ 30 डिग्री का हिस्सा बनाती है पृथ्वी पर उस खास बिंदु से जहां आपका जन्म हुआ था। अब यह जो 30 डिग्री है यही पहला भाव है। और अब मान लीजिए कि हम इसके केंद्र में एक रेखा खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक यहीं पर हम वास्तव में केंद्र में नहीं, बल्कि हम जो रेखा खींच रहे हैं वह पृथ्वी पर इस बिंदु से ठीक पूर्व दिशा की ओर है। और यह हो सकता है कि ठीक ठीक मेल न खाए इस राशि के ठीक मध्य बिंदु के साथ। और मान लीजिए कि यह बिंदु 10 डिग्री पर आ रहा है। मेरा मतलब है तस्वीर में ऐसा नहीं दिखता, पर मान लीजिए यह 10 डिग्री है और सूर्य का केंद्र ठीक यहां पर 25 डिग्री पर है। तो इस तरह के उदाहरण में आपके पास ऐसा होगा कि मान लीजिए जन्म के समय मेष राशि 10 डिग्री पर उदय हो रही है, लेकिन सूर्य 25 डिग्री पर है मेष राशि के अंदर। अब चलिए देखते हैं। मैंने उन दो सीमाओं को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उस तस्वीर को एक सरल बॉक्स के रूप में ही विस्तृत किया है या बनाया है। तो यदि आप इसे देखते हैं,
चलिए मान लेते हैं कि यह आपके भाव की 30 डिग्री की सीमाएं हैं। एक छोटी सी बात, मैं एक भाव के 30 डिग्री होने का बहुत सरल दृष्टिकोण ले रहा हूं। और भी सिद्धांत हैं जिनमें 30 डिग्री के अलावा अलग डिग्री वाले भाव हो सकते हैं, पर हम वहां नहीं जा रहे। तो यह आपके भाव की 30 डिग्री की सीमा है, लेकिन यह जो बिंदीदार रेखा आप देख रहे हैं वह सीमा है उस राशि की या मेष राशि की, और यह भाव है। तो ऐसे में यदि आपका लग्न बिंदु मान लीजिए यहां पड़ता है और यह मान लें कि पहले भाव में सूर्य था और सूर्य ठीक यहीं पर था, तो आपके पास लग्न और सूर्य की दो अलग अलग डिग्रियां होंगी, लेकिन वे दोनों एक ही राशि में और एक ही भाव के अंदर होंगे। लेकिन यदि ऐसा मान लीजिए कि राशि की या फिर सूर्य की डिग्री बहुत ही शुरुआती थी और ये पड़ रही थी, मान लीजिए यहां, अब आपके पास एक ऐसी स्थिति होगी जहां लग्न की डिग्री मेष राशि में पड़ रही है, जो कि पहला भाव है, लेकिन पहले भाव की सीमा के अंदर सूर्य मीन राशि में स्थित है। या फिर मान लीजिए कि सूर्य कहीं यहां पर स्थित है, तो फिर आपके पास एक ऐसी स्थिति होगी जहां आपकी लग्न राशि मेष है, वही आपके पहले भाव की राशि है। सूर्य भी मेष राशि में ही है, लेकिन भाव की सीमाओं के हिसाब से यह दूसरे भाव में पड़ रहा है, और भी बहुत कुछ। तो अब इस स्थिति में आपको क्या परिणाम मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले एक बात जो बहुत स्पष्ट है, एक बात यह है कि जब भी आप दृष्टियों को देख रहे हो, मान लीजिए सूर्य 7वें घर को देख रहा है या बृहस्पति 5वें घर को, पारंपरिक ज्योतिष के ज्यादातर स्कूलों में दृष्टियां जो हैं वो अधिकतर केवल राशि की स्थिति से ही ली जाती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भले ही भाव चार्ट में या किसी और घर में चला जाए। दृष्टियां आप जानते हैं, 5वें घर, तीसरे घर पर दृष्टि, सब एक ही स्थिति से होती है। दूसरा नियम, जिसे असल में मुझे पहला नियम कहना चाहिए था, वह यह है कि जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई ग्रह राशि चार्ट और भाव चार्ट के बीच में अपनी स्थिति को बदल लेता है, तो सिर्फ जो भाव की व्याख्या है कि आप किस तरह से व्याख्या करते हैं उस भाव की स्थिति की, उसे ही सिर्फ भाव चार्ट के आधार पर बदलना चाहिए। और मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए राशि चार्ट में सूर्य प्रथम भाव में स्थित है, लेकिन भाव चार्ट में मान लीजिए कि यह 12वें भाव में है। तो यदि आप एक चार्ट पढ़ रहे हैं, केवल जब आप भाव की स्थिति को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको कहना चाहिए कि सूर्य 12वें भाव या घर में है, लेकिन बाकी सब कुछ, जैसे जब आप ग्रहों की युति देख रहे हों या दृष्टियों को, या फिर आप जानते हैं इस तरह की चीजों को देख रहे हैं, जैसे कि अरे कोई ग्रह उच्च का हो गया है या फिर वो नीच का है, या कोई भी दूसरी चीज जिसे आप देखने वाले हैं D9 चार्ट में स्थिति या अन्य कुछ भी, वे अधिकतर यह वह दिशा निर्देश है जो मैं बता रहा हूं, जिसका आमतौर पर पालन किया जाता है, राशि की स्थिति से लिया जाता है। और सिर्फ जब हम कह रहे हैं ठीक है सूर्य पहले घर में है या 12वें में, तब हम कहते हैं ठीक है सूर्य 12वें घर में है। और इसका एक कारण है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि राशि की सीमाएं हैं या फिर ये भाव की सीमाएं हैं, उनमें से कौन सी ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो आमतौर पर राशि की सीमाएं, उन्हें ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, और इसके कुछ सरल नियम भी होते हैं इसी के संबंध में। तो अगर आप पिक्चर ज्योतिष का चिन्हन या लोगो देखेंगे, तो आप पाएंगे कि हम इन्हें विशेष रूप से दिखाते हैं, विशेष रूप से पोहर भावों को। ऐसा करने का एक कारण है। देखिए, भाव आमतौर पर तब शक्तिशाली होते हैं जब प्राकृतिक रूप से दिन का समय भावों के समय को दर्शाता है या उसके साथ मेल खाता है, और वही है जिसे संस्कृत में संधि काल कहा जाता है,
या वह समय जहां दिन और रात मिलते हैं या दिन का समय बदलता है? तो जैसे कि सुबह का समय जब सूर्योदय होने ही वाला हो, या शाम का समय हो, या फिर जब रात से बहुत गहरी रात यानी मध्य रात्रि में परिवर्तन हो रहा हो। ठीक इसी तरह दोपहर का वो समय जब सूर्य बिल्कुल आपके सिर के ऊपर होता है, या फिर क्षितिज में अपने उच्चतम बिंदु पर हो। तो विशेष रूप से इन 4 समयों के दौरान ही भावों को अधिक शक्ति या कहें कि अधिक बल प्राप्त होता है। और यह व्यावहारिक रूप से देखा भी गया है ज्योतिष शास्त्र में, कि विशेष रूप से जब भाव आप जानते हैं जन्म के समय संधिकाल के कहीं आसपास होते हैं, तो हमें विशेष रूप से भाव चार्ट को देखना चाहिए कि क्या स्थिति बदल रही है। अब ऐसा नहीं है कि यह हमेशा होता है या यह सभी ग्रहों के साथ होता है, लेकिन यह एक विशिष्ट नियम है जिसके तहत भावों को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। और राशियां, जैसा मैंने कहा, राशि की सीमाएं ज्यादा मजबूत मानी जाती हैं, लेकिन कुछ राशियां या कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां राशि को और भी अधिक बल मिलता है, या आप जानते हैं उनके लिए शक्ति का एक स्रोत होता है। सबसे महत्वपूर्ण में से एक है उस राशि का स्वामी। देखिए, यदि राशि का स्वामी बलवान है तो वह राशि भी बलवान होती है, और इसलिए राशि की सीमाएं भी मजबूत होंगी। और इस स्थिति में विशेष रूप से यदि आपकी लग्न राशि का स्वामी, वह राशि जिसमें आपका लग्न बिंदु पड़ता है, यदि उस राशि का स्वामी बहुत मजबूत है तो राशि की सीमाएं और भी मजबूत हो जाएंगी। उन मामलों में जहां मान लीजिए लग्न राशि का स्वामी कमजोर है लेकिन अन्य राशियों के स्वामी अधिक बलवान हैं, तो यह एक ऐसा मामला बन जाता है जहां आपको भाव चार्ट को देखना पड़ता है और भी ज्यादा। पर वो दूसरा नियम है या सेकेंडरी बल है, पहले जन्म आसपास होना चाहिए संधिकाल के। इसके बाद और भी नियम है। वैदिक ज्योतिष में आपको पता होगा कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो दिन में अधिक बलवान होती हैं और कुछ राशियां रात में अधिक बलवान होती हैं, और इसी तरह तो वे कारक भी राशि के बल में योगदान करते हैं। इस स्थिति में आपको एक बार फिर विशेष रूप से लग्न राशियों को देखना होगा। बल आप जानते हैं नियमों के अनुसार कि वह दिन में मजबूत है या रात में या नहीं। और एक और बहुत छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि कोई भी ग्रह किसी भाव का स्वामी बनता है, किसी राशि का स्वामी होने की वजह से। कोई ग्रह पहले एक राशि का स्वामी होता है और उस वजह से वह उस भाव का स्वामी बनता है। यह इसके विपरीत नहीं होता है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा यह प्रश्न रहता था कि राशि की सीमाओं को अधिक शक्ति क्यों दी जाती है, और यह उन कारणों में से एक है। यह कारण है और यह उसका प्रभाव है। हमारी ज्योतिष की हैंडबुक में भी कई बार जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, इस तरह की स्थितियां, कई लोग जिनके पास यह हैंडबुक साथ होती तो देखते। कभी कभी हम वापस जाकर यह सवाल पूछते हैं, जब अभी चर्चा किए गए कुछ नियमों के आधार पर हम देखते हैं कि जो भाव चार्ट है वह राशि चार्ट की तुलना में अधिक मजबूत प्रतीत हो रहा है, और यह फिर से विशेष रूप से सबसे पहले लग्न के साथ होता है। फिर हम वापस जाकर कुछ सवाल पूछते हैं इसका पता लगाने के लिए, पर ये कुछ नियम है ये जानने के लिए कि इन सीमाओं में से कौन सी सीमा आप जानते हैं कि क्या घर की सीमाएं या राशि की सीमाएं अधिक मजबूत हैं, और यह स्थिति और दशाओं की व्याख्या को कैसे प्रभावित करता है। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने विचार और सवाल जरूर पोस्ट करें। आपके अब तक के समर्थन के लिए धन्यवाद।